न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किल, कैमरे में कैद हुआ भारत का जवाब, पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को किया तबाह। बाढ़ बारिश का मौसम आने से पहले बिहार सरकार की तैयारी शुरू, हरियाणा सरकार ने जारी की एडवाइजरी। तो खबरें विस्तार से। उद्धव ठाकरे की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी को करारा झटका लगा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं और कई विधायक एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए। स्थानीय निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी को खाली कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के इस दाव ने उद्धव ठाकरे को चिंता में डाल दिया। शिवसेना प्रमुख नेता एवं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को अमरावती में आयोजित शिवसेना पार्टी के महासम्मेलन में उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अमरावती की जनता से संवाद किया तथा स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार जीत का विश्वास जताया। इस बैठक में आगामी चुनाव के साथ साथ लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में भी शिवसेना की विजयी भगवा फहराने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर पूर्व शिवसेना विधायक संजय बंड की पत्नी प्रीतिताय संजय बंड ने सार्वजनिक रूप से शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही धनंजय बंड, यूबीटी तालुका प्रमुख सुनील डी के, गोपाल लांजूरकर, सतीश काले, अमोल पहेली, सागर बहुतकर, पंकज रेगे, योगेश गुंडे, गजानन पाटिल, पिट्टू अनासने सहित यूबीटी समूह के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भगवा धारण कर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुषमा मोरे, सविता शर्मा, शबाना शेख, मीना पवार, मनीषा संस्पाल, प्रिया शर्मा, मीना बारुआ, चिका सोनी, पुष्पा मकवाना, महिला भगिनींचा शिवसेनेमध्ये आदरणीय साहेबांच्या उपस्थितीत प्रवेश होत आहे। हर्षद कारकर, वार्ड क्रमांक 6, विधी समिती माजी अध्यक्ष, मुंबई महानगरपालिका व पत्नी सौ दीक्षा कारकर या दोघांचा शिवसेनेमध्ये जाहीर प्रवेश या ठिकाणी झालेला आहे। त्यांच्या समवेत उभाटातून शेकडो शिवसैनिकांचा प्रवेश आदरणीय उपस्थित या ठिकाणी झालेला आहे। आपल्या समोर हर्षद कारकर आपले मनोगत व्यक्त करते। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून शिवसेना प्रमुख वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे यांना नतमस्तक होतो। आपले धर्मवीर आनंदीगे साहेब यांना नमस्कार। आणि शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते आणि महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या उपस्थितीत आज मी प्रभाग क्रमांक 6 चा नगरसेवक आणि माझी मिसेस दीक्षा कारकर ज्या युवासेना कार्यकारिणी सदस्य आहे, त्या आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांसमोर आज आम्ही शिवसेना पक्षामध्ये प्रवेश करत आहोत। याचं कारण एकच आहे की प्रभागामध्ये काम करताना बऱ्याच गोष्टी आम्हाला जाणवत होत्या आणि फक्त जनतेसाठी आणि जनतेच्या विकासासाठी आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे। सन्माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं मुख्यमंत्री होतं तेव्हा साहेबांची जी कार्यपद्धती आम्ही डोळ्यांनी समोरून पाहिलेली आहे, अक्षरशः ग्राउंड लेवलवरती उतरून साहेबांनी काम केलेलं आहे आणि असं मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभणं हे आपल्या सगळ्यांचं भाग्य आहे। आणि आम्ही साहेब पक्षामध्ये प्रवेश करत आहोत हे फक्त आणि फक्त आपल्या कार्यपद्धतीवरती आणि आपल्या नावासाठी आम्ही या पक्षामध्ये प्रवेश करत आहोत। आपला आशीर्वाद आणि प्रेम साहेब सदैव आमच्या संपूर्ण कार्यकर्त्यांवरती आणि आमच्या शाखा क्रमांक 6 वरती नेहमी असू द्या हीच इच्छा व्यक्त करतो। निसर्ग थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हॅलो। छत्रपती शिवाजी महाराज की
जय भवानी। आज हर्षद प्रकाश कारकर, मुंबई महापालिकेचे नगरसेवक आणि पदाधिकारी, विधी समितीचे अध्यक्ष, आणि सौ दीक्षा हर्षद कारकर, युवा सेना कार्यकारी सदस्य, महिला आघाडी उपविभाग संघटक यांनी त्यांच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांसह या ठिकाणी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलाय। मी त्यांचं मनापासून स्वागत करतो, मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो। हर्षदला एवढंच मी सांगतो की तू जे इथे मनोगत व्यक्त केला आणि विश्वास व्यक्त केला त्याला कदापि तडा जाणार नाही। मुख्यमंत्री असताना जे काम केलं तेच आता उपमुख्यमंत्री असताना तेच काम करतोय आणि त्यामुळे आपलं शेवटी सर्वसामान्य माणसाची नाळ आपली जुळलेली आहे। तुमच्या भागाचा विकास आणि या ठिकाणी आपल्याला तुम्हाला जे काही भागातल्या लोकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्याचं काम, यासाठी आपण विश्वासाने प्रवेश केलेला आहे। साईनाथ नगर, पुष्पविहार कॉलनी, रेल्वे झोपडपट्टीचा प्रलंबित विषय जो आहे आणि ओरीपाडा रस्ता रुंदीकरण विषय, इथले जे काही विषय असतील ते प्रलंबित विषय सोडवण्याचं काम आपण महापालिका, नगर विकास आणि शासनाच्या माध्यमातून करू, ही ग्वाही आपल्याला देतो। पुन्हा एकदा आपल्याला सगळ्यांना शुभेच्छा। तर आता तुमच्या वॉर्डामध्ये जे काही काम सुरू करायचं ते सुरू करा, त्यालाही जे काही आवश्यक सहकार्य ते सगळं मिळेल, काळजी करू नका ताई। आणि तुमच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। वॉर्ड असा करा, मुंबई महापालिकेमध्ये नंबर 1 चा वॉर्ड झाला पाहिजे तुमचा, असं या ठिकाणी आपल्याला करायचंय। पुन्हा एकदा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर, कैमरे में कैद हुआ भारत का जवाब, पाकिस्तान की आतंकी लॉन्च पैड को किया गया तबाह। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और हालात युद्ध के कगार तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान अपनी उकसाने वाली हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत भी हर कार्रवाई का सख्त जवाब दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के सैन्य और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए लगातार कई हमले करने का प्रयास किया है, लेकिन भारत ने उन सभी हमलों का शानदार तरीके से जवाब देते हुए पाकिस्तान को गहरी चोट पहुंचाई। भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकी लॉन्च पैड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना जिन आतंकी लॉन्च पैड से लगातार भारत पर ड्रोन हमले कर रही थी, भारतीय सेना ने उन्हें ही तबाह कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सेना ने पड़ोसी मुल्क की कमर ही तोड़ दी है। जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के पश्चिमी सीमा पर कई रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के उधमपुर और राजौरी के साथ साथ पंजाब के जालंधर में धमाके की आवाज सुनाई दी। अगली खबर, बाढ़ बारिश का मौसम आने से पहले बिहार सरकार की तैयारी। बिहार में हर साल मई महीने के बाद मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो जाते हैं। ऐसे में बारिश और बाढ़ से पहले ही राज्य भर में लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी। पूरे मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खाद्यान्न की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह निर्णय बरसात, बाढ़ जैसे मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाले परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार की कोशिश है लाभार्थियों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। बिहार में हर साल मई महीने के बाद मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो जाते हैं। ऐसे में बारिश और बाढ़ से पहले ही राज्य भर में लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी।
पूरे मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खदान की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह निर्णय बरसात, बाढ़ जैसे मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाले परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार की कोशिश है लाभार्थियों तक समय पर खदानें पहुंचाया जा सके। बिहार में हर साल मई महीने के बाद मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हो जाते हैं। ऐसे में बारिश और बाढ़ से पहले ही राज्य भर में लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की तैयारी की जा रही। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आने वाले मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खदान की अग्रिम उठान और लाभार्थियों में वितरण की अनुमति दी। पूरे मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित किए जाने वाले खदान की उठान 30 मई 2025 तक पूरी की जाए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने यह निर्णय बरसात, बाढ़ जैसे मौसम की वजह से उत्पन्न होने वाले परिवहन और भंडारण की चुनौतियों को देखते हुए लिया है। केंद्र सरकार की कोशिश है लाभार्थियों तक समय पर खदानें पहुंचाया जा सके। अगली खबर, हरियाणा सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने को लेकर डीसी और डीएफएससी को निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि युद्ध के नाम पर वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारी न हो सके। हरियाणा सरकार ने कहा है कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी उपायुक्त और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और चारा और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बाद यह आदेश जारी किए गए। देश में तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने को लेकर डीसी और डीएफएससी को निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि युद्ध के नाम पर वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारी न हो सके। हरियाणा सरकार ने कहा है कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी उपायुक्त और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और चारा और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बाद यह आदेश जारी किए गए। देश में तनावपूर्ण हालात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राज्य में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और वितरण बनाए रखने को लेकर डीसी और डीएफएससी को निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि युद्ध के नाम पर वस्तुओं को जमाखोरी और कालाबाजारी न हो सके। हरियाणा सरकार ने कहा है कि नागरिकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार ने खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, चारा और रोजमर्रा की अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में सभी उपायुक्त और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को आदेश जारी किए गए। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया है कि खाद्य पदार्थ, पेट्रोल, डीजल और चारा और दैनिक जरूरत की अन्य वस्तुओं की जमाखोरी की अफवाहों के बाद यह आदेश जारी किए गए।
अगली खबर, केजरीवाल आतिशी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर द्वारा ट्रायल कोर्ट में दायर मानहानि की शिकायत में जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने स्थगन देते हुए कहा है कि किसी और जगह हिसाब चुकता कर लो। एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर अपनी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है मोटी चमड़ी। जस्टिस बिंदल ने कहा है कि यह एक नए तरह का मुकदमा है। राजीव बब्बर और अरविंद केजरीवाल के वकील पेश हुए और उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने मामले में 30 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया था और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बता दें कि इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि 2018 में दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर इस मामले में बब्बर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आतिशी ने अपने बयानों के जरिए पार्टी को बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर द्वारा ट्रायल कोर्ट में दायर मानहानि की शिकायत में जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने स्थगन देते हुए कहा है कि किसी और जगह हिसाब चुकता कर लो। एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर अपनी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है मोटी चमड़ी। जस्टिस बिंदल ने कहा है कि यह एक नए तरह का मुकदमा है। राजीव बब्बर और अरविंद केजरीवाल के वकील पेश हुए और उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने मामले में 30 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया था और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बता दें कि इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि 2018 में दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर इस मामले में बब्बर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आतिशी ने अपने बयानों के जरिए पार्टी को बदनाम किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई को टाल दिया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर द्वारा ट्रायल कोर्ट में दायर मानहानि की शिकायत में जारी समन को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने स्थगन देते हुए कहा है कि किसी और जगह हिसाब चुकता कर लो। एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर अपनी चीज जो आपको करनी चाहिए वह है मोटी चमड़ी। जस्टिस बिंदल ने कहा है कि यह एक नए तरह का मुकदमा है। राजीव बब्बर और अरविंद केजरीवाल के वकील पेश हुए और उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा। न्यायालय ने मामले में 30 सितंबर 2024 को नोटिस जारी किया था और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। बता दें कि इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि 2018 में दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की थी। भाजपा के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर इस मामले में बब्बर ने आरोप लगाया कि केजरीवाल और आतिशी ने अपने बयानों के जरिए पार्टी को बदनाम किया। अगली खबर, भारत पाक तनाव, पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग। भारत द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के एक दिन बाद शुक्रवार की शाम को पीएम मोदी ने तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति है। उनके साथ बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ रवि सिन्हा और IEB चीफ तमन डेका भी शामिल हुए। बता दें कि गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के 36 लोकेशन पर तुर्की की ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान से सटी उत्तर और पश्चिम भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पीएम मोदी की यह बैठक काफी अहम है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें वायु रक्षा प्रणाली ने गुरुवार को भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के एक दिन बाद शुक्रवार की शाम
को पीएम मोदी ने तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति है। उनके साथ बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईईबी चीफ तमन डेका भी शामिल हुए। बता दें कि गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के 36 लोकेशन पर तुर्की की ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान से सटी उत्तर और पश्चिम भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पीएम मोदी की यह बैठक काफी अहम है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें वायु रक्षा प्रणाली ने गुरुवार को भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के एक दिन बाद शुक्रवार की शाम को पीएम मोदी ने तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की उपस्थिति है। उनके साथ बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईईबी चीफ तमन डेका भी शामिल हुए। बता दें कि गुरुवार की रात को पाकिस्तान ने भारत के 36 लोकेशन पर तुर्की की ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पाकिस्तान से सटी उत्तर और पश्चिम भारत की सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलाबारी की जा रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बीच पीएम मोदी की यह बैठक काफी अहम है। रक्षा अधिकारियों के अनुसार स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें वायु रक्षा प्रणाली ने गुरुवार को भारतीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगली खबर, रूह अफ़ज़ा मामले में रामदेव को राहत। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव के खिलाफ हमदर्द द्वारा दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे में पारित आदेश कर कहा कि प्रतिवादियों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए हैं जो उन्हें मुकदमे में किए गए कथनों से जोड़ते हैं। वादी के वकील ने और ज्यादा राहत की मांग नहीं की। वर्तमान मुकदमे में आदेश पारित किया जाता है। दरअसल मुकदमे में स्वामी रामदेव ने हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़ज़ा से संबंधित वीडियो हटा लिए। उन्होंने यह भी वादा किया था कि वे कंपनी के खिलाफ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान पतंजलि और रामदेव की ओर से सीनियर वकील राजीव नायर पेश हुए तो वही हमदर्द की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव की रूह अफ़ज़ा पर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। न्यायाधीश ने कहा था कि जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया है कि यह मुद्दा अपमान से परे है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के उद्देश्य से घृणास्पद भाषण जैसा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि इसे हटाया जाना चाहिए। रामदेव के वकील ने अदालत को बताया कि मुझे सलाह दी गई है और हम वीडियो हटा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे नियंत्रण में जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव के खिलाफ हमदर्द द्वारा दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे में पारित आदेश कर कहा कि प्रतिवादियों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए हैं जो उन्हें मुकदमे में किए गए कथनों से जोड़ते हैं। वादी के वकील ने और ज्यादा राहत की मांग नहीं की। वर्तमान मुकदमे में आदेश पारित किया जाता है। दरअसल मुकदमे में स्वामी रामदेव ने हलफनामा दाखिल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ़ज़ा से संबंधित वीडियो हटा लिए। उन्होंने यह भी वादा किया था कि वे कंपनी के खिलाफ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान पतंजलि और रामदेव की ओर से सीनियर वकील राजीव नायर पेश हुए तो वही हमदर्द की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव की रूह अफ़ज़ा पर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। न्यायाधीश ने कहा था कि जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया है कि यह मुद्दा अपमान से परे है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के उद्देश्य से घृणास्पद भाषण जैसा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि इसे हटाया जाना चाहिए। रामदेव के वकील ने अदालत को बताया कि मुझे सलाह दी गई है और हम वीडियो हटा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे नियंत्रण में जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वामी रामदेव के खिलाफ हमदर्द द्वारा दायर मुकदमे को बंद कर दिया है। जस्टिस अमित बंसल ने मुकदमे में पारित आदेश कर कहा कि प्रतिवादियों की ओर से हलफनामे दाखिल किए गए हैं जो उन्हें मुकदमे में
किए गए कथनों से जोड़ते हैं। वादी के वकील ने और ज्यादा राहत की मांग नहीं की। वर्तमान मुकदमे में आदेश पारित किया जाता है। दरअसल मुकदमे में स्वामी रामदेव ने हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अफजा से संबंधित वीडियो हटा लिए। उन्होंने यह भी वादा किया था कि वे कंपनी के खिलाफ ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान पतंजलि और रामदेव की ओर से सीनियर वकील राजीव नायर पेश हुए, तो वही हमदर्द की ओर से सीनियर वकील संदीप सेठी पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव की रूह अफजा पर की गई टिप्पणियों को गंभीरता से लिया। न्यायाधीश ने कहा था कि जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हमदर्द की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया है कि यह मुद्दा अपमान से परे है और सांप्रदायिक कलह पैदा करने के उद्देश्य से घृणास्पद भाषण जैसा है। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा था कि इसे हटाया जाना चाहिए। रामदेव के वकील ने अदालत को बताया कि मुझे सलाह दी गई है और हम वीडियो हटा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेरे नियंत्रण में जो कुछ भी है उसे हटा दिया जाएगा। वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मिनल के साथ। तब तक देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं